देखिए सुनिएगा, मानव विकास चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, मानव विकास। और मानव विकास में आज पार्ट 4 बनेगा। कल हमने लास्ट क्या बताया था? सशक्तिकरण। सशक्तिकरण मैंने कल आपको समझाया था और यही कल स्टॉप किए थे बनाकर हम एम्पावरमेंट का। उसके बाद देखिए सशक्तिकरण के बाद जो चीज़ें आती हैं, लेकिन उसके पहले जो चीज़ हमने पढ़ा था मानव विकास में, उस चीज़ को थोड़ा सा मैं सारांश या रिवीजन देख लेता हूँ मैं पहले। सबसे पहले बात को कि हमने कहा था कि शिक्षा बाद क्या था? स्वास्थ्य। और स्वास्थ्य के बाद में जो मैंने कहा था वो कहा था संसाधनों तक पहुंच। जरा एक बार रिवीजन में देख लीजिएगा, तक पहुंच ये। और एक तरफ मैंने फिर बताया था आपको, क्या बताया था कि समान अवसर मतलब समानता, पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता, फिर क्या बताया था मैंने उसके बाद? समान अवसर, निरंतरता। और फिर आपको बताया था मैंने कि संसाधन या फिर विकास के अन्य स्रोत, एम्पावरमेंट के बारे में बताया था। और क्या बताया था? लास्ट क्या था? पर्याप्त मात्रा में संसाधन। देखिए इनसे होता क्या है, ये जो चीज़ें हैं हमारे पास लिखी गई है, इन चीज़ों से हम एक चीज़ जान पाते हैं कि इनके द्वारा यह चीज़ हम लोग प्राप्त करते हैं। अगर मानव को जो है, इंसान को सचमुच अपना अगर यदि विकास करना है, खुश रहना है, तो ये चीज़ के थ्रू में हम लोग ये चीज़ प्राप्त करते हैं। सबको समान अवसर के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधन तक पहुँच, ये सारा चीज़ें एक इंसान के अंदर होना चाहिए। इंसान नहीं कर सकता, मतलब एक पूरा जो मानव ग्रुप है, मानव ग्रुप के बीच में ये सारी चीज़ अगर होंगे तभी वो आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज आगे वो नहीं बढ़ सकता। तो मानव विकास में ये चीज़ें जो है आपको ये भी एकदम पढ़ लेना बढ़िया से, ये है ना, ये चीज़ की ये 3 जो क्वालिटीज़ हैं जिसके आधार पर मानव विकास को तैयार कराया जाता है। और ये चीज़ें जो मिलती हैं वो इनसे मिलती है, ठीक है ना, जो मैंने कल आपको समझाया था। इसके बारे में लिख लीजिएगा, अब जो लिखा है उसको लिखिएगा, ठीक है ना, उसको लिख लीजिएगा। सुनिएगा इसमें क्या लिखा गया है आपके बुक में कि मानव विकास के उपागम के संबंध में। सबसे पहली बात है कि मानव विकास के कितने उपागम है, इसका भी उत्तर 4 होगा। इसका भी का मतलब क्या है? इसका भी का मतलब इसके पहले पढ़े थे मानव विकास के कितने स्तंभ है, तो उसका भी उत्तर 4 ही था। 4 स्तंभ है। तो ये उपागम है, वो स्तंभ था, दोनों का नाम अलग अलग है, याद रख लीजिएगा। उपागम का उत्तर 4 क्या का नाम आएगा? आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता वाला उपागम और फिर क्षमता उपागम। तो इनमें जो पहला का है आय उपागम में, कि मानव के विकास में, मानव विकास की समस्या को देखने का अनेक ढंग है और उन समस्याओं के ढंग को अगर सबसे अच्छी तरह से सुधारा जाए तो उनके लिए उपागम की बहुत जरूरत पड़ती है। और उपागम कौन सा है? आय उपागम। आय में क्या है? आय मतलब होता है इनकम। इनकम अप्रोच क्या है? यह जो तरीका है यह सबसे पुराना तरीका है। कैसा? कि अगर आय ज़्यादा है, इसका मतलब एरो ऊपर मतलब ज़्यादा है, डाउन मतलब कम है। अगर आय ज़्यादा है तो उनका विकास भी अच्छा होगा। मेरे पास ये क्या बताएं, सबसे पहले मैं क्या बताया बात को, ये पुराना तरीका है मापने का। आज ये नहीं मापा जाता है, कि पहले यही माना जाता था कि जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो सबसे अच्छा जिंदगी जीता है। ये पहले मापा जाता था कि जिस देश के आय ज़्यादा होगी उस देश का विकास उतना ज़्यादा अच्छा होगा, या जिसके पास, जिस व्यक्ति के पास आय ज़्यादा है, इनकम ज़्यादा है, उसका विकास अच्छा होगा। तो अधिक आय से स्वतंत्रता बढ़ती है। ये उस समय की बात है कि अधिक आय अगर होगा, अधिक पैसा होगा, अधिक इनकम होगा तो स्वतंत्रता बढ़ेगी। ये सबसे पहला उपागम कहता है। लेकिन फिर जब आगे बढ़ते हैं तो आता है कल्याण उपागम, यानी वेलफेयर जो अप्रोच आती है, उसमें क्या कहता है कि मानव को लाभार्थी मानते हैं। लाभार्थी मानते हैं मतलब क्या होता है कि मानव को इनमें से कुछ कुछ चीजें हैं जिसको मिलना ही चाहिए, मानव उसको लेकर ही रहेंगे। अगर वो चीज नहीं मिलेंगे तो फिर मानव आगे विकास नहीं कर पाएगा। जैसे कौन कौन सी चीजें हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब तो पढ़ते आ रहे हैं। तो सुरक्षा पर, इनकी सुरक्षा पर, कि सभी मनुष्य को शिक्षा, सभी मनुष्य का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सभी को एक घर मिले, ये सुरक्षा, इतनी सारी सुरक्षा अगर होगी, मतलब इस पर सबसे ज्यादा सरकार खर्च करते हैं। सरकारी खर्च पर ये बल देते हैं कि ये चीज मनुष्य के जो आर्थिक है, जो सबसे
बेसिक है वो चीज़ होना चाहिए। तो लोग विकास में भागीदार नहीं है बल्कि केवल निष्क्रिय प्राप्त करता है, और ये चीज़ें इंसान को मिलना ही मिलना चाहिए। इससे क्या होगा, इंसान का कल्याण होगा और इंसान फिर से विकास के आगे राह में बढ़ेंगे। तीसरा जो आता है वो आधारभूत आवश्यकताएं हैं, यानी मूलभूत जो आवश्यकता है। ILO का फुल फॉर्म जानते हैं आप? नहीं जानते हैं। ILO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन जिसको बोलते हैं। इन्होंने मनुष्य को एक मनुष्य को अच्छा जिंदगी जीने के लिए, अपना विकास करने के लिए 6 मूलभूत आवश्यकता दिया है। बेसिक नीड्स जो जरूरत है मनुष्य को 6 याद रखना। ILO ने, यहाँ समय क्वेश्चन बन जाता है कि ILO ने मानव को अच्छा जिंदगी जीने के लिए कितनी मूलभूत आवश्यकताओं पर बल दिया है या सुझाव दिया है, तो 6 इसका आंसर आएगा। 6 का नाम, तो ये तीन चीज तो है कंपलसरी, शिक्षा, स्वास्थ्य और भोजन, ये आवास, ये 3 चीज तो है, शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास। 3 चीज और क्या जुड़ता है, एक भोजन फूड, एक जलापूर्ति यानी स्वच्छ जल सबको मिले, स्वच्छ खाना सबको मिले, और स्वच्छता हमारे पास जहां हम लोग रहते हैं वहां स्वच्छता यानी क्लीन होना चाहिए, जिससे मनुष्य अच्छे तरह से विकास और कर पाएगा। तो ये 6 जो चीजें हैं ये आधारभूत आवश्यकता है मानव का, जो मानव के विकास में जो अड़चनें आ रही थी, जो दिक्कतें आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, कष्ट आ रहे थे, ये सब चीज़ आ जाने से उसका कष्ट दूर हो जाएगी। तो विकल्पों को इन्होंने नकारा है कि विकल्प तो आते जाते रहेंगे, पहले हमें ये सारा चीज़ दो, फिर विकल्प तो हम लोग देख ही लेंगे। विकल्प आएगी मतलब स्वतंत्रता आएगी। तो विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। कौन कहा था, याद है आपको? वो कहता है डॉक्टर महबूब उल हक। कौन थे? ये अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिक्स थे। कहाँ के थे? पाकिस्तान के थे। इनके सहयोगी कौन थे? अमर्त्य सेन थे। अमर्त्य सेन कहाँ के थे? इंडिया के थे। क्या थे? ये भी अर्थशास्त्री थे, याद है? अमर्त्य सेन ने क्या कहा था? विकल्पों में वृद्धि होनी चाहिए। तो इसने क्या कहा था? स्वतंत्रता में वृद्धि होनी चाहिए, मैंने बता दिया था। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और अंतिम जो है क्षमता उपागम यानी कैपेसिटी वाला क्या है कि अमर्त्य सेन, वही अमर्त्य सेन ने कहा है, जो नोबेल पुरस्कार विजेता रहे हैं, कि ये तीनों क्षेत्रों में आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत उपागम यानी आधारभूत आवश्यकता उपागम में, ये तीनों क्षेत्रों में मानव आवश्यकता को बढ़ाना है। मानव को जितनी ज़्यादा आवश्यकता है सभी आवश्यकता को बढ़ावा देनी चाहिए। अधिक आय से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मूलभूत आवश्यकताएं सबके पास होनी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि सबका आय अधिक ही होगा, लेकिन ये चीज़ बहुत जरूरी है कि सबके पास ये होना चाहिए। तो ये चीज़ को प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहे थे कि ये तीनों चीज़ों में उनके पास होना चाहिए। तो ये था मानव विकास के उपागम के कुछ चीज़ें जो आप इसमें लिख लिए हैं। बढ़ते हैं आगे में। मानव विकास मापक के सूचक, यानी मानव विकास को मापने के सूचक कितने हैं, इंडिकेटर कितने हैं? यहाँ देखिएगा कि मानव विकास हुआ या नहीं हुआ, मानव विकास किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर क्षेत्र में या पर्टिकुलर देश में हुआ या फिर नहीं हुआ, उसके सूचक कितने हैं? तो आंसर आएगा 2। फिर सुन लीजिएगा, जब हमने पढ़ाया था आपको उपागम तो क्या कहा था, कितने हैं? 4। फिर क्या पढ़ाया मैंने? क्या पढ़ाया? स्थान, स्थल, पिलर बोलो, स्तंभ बोलो, ये भी 4। लेकिन जब हम लोग सूचक पढ़ रहे हैं तो पढ़ रहे हैं 2, ठीक है ना? 2 सूचक, एक का नाम है HDI, एक का नाम है HPI। ज़रा ध्यान सुनिएगा, आराम से सुनिएगा। देखिए कि HDI को किसने दिया, सवाल यहाँ से बनता है कि HDI को प्रस्तुत किसने किया, कौन सुझाया इसका रास्ता? तो वही आंसर आएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ये व्यक्ति, अर्थशास्त्री व्यक्ति नहीं, महान अर्थशास्त्री ने दिया था। आपको पता नहीं, जब पढ़ाया था बताया था कि 1880-90 से पहले जो है ना, पूर्व में आय से ही विकास मापा जाता था, अर्थव्यवस्था से विकास मापा। जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होगी वो देश उतनी ज़्यादा डेवलप मानी जाएगी, ऐसा 1890-89 से, मैंने 80-90 से पहले बोला जाता था। लेकिन 1990 के बाद जो है, अब प्रत्येक साल UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, प्रतिवर्ष 1990 से ही प्रतिवर्ष जो है HDR प्रकाशित करता है कि किस देश का HDI यानी ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, HDI में ह्यूमन डेवलप इंडेक्स
यानी हिंदी से मानव विकास सूचकांक कहते हैं इसको, याद रख लीजिएगा। कितनी है, प्रति वर्ष निकालती है यूएनडीपी। यूएनडीपी क्या है, तो यूएनडीपी यूनाइटेड नेशन जो है ना संयुक्त राष्ट्र संघ का एक हिस्सा है, एक बॉडी है, इसको याद रखिएगा। यही निकालते हैं प्रति वर्ष, और ये चीजें इनके द्वारा दी गई थी, इस बात को याद रखना। इससे क्या होते हैं, इससे क्या होते हैं, इस प्रकार की चीजों से क्या होते हैं, तो इससे किसी भी देश की, देखिएगा कि किसी भी देश की मानव विकास का सही स्थिति का पता चलता है कि रियल में वहां पर कितने ज्यादा मानव विकास हुए। तो उनके आधार पर, किनके आधार पर मानव विकास मापा जाता है, ये 3 चीज आपके सामने दी गई है। ये 3 चीज के आधार पर किसी देश का मानव विकास मापा जाता है। तो सवाल यहाँ फिर बनता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि HDI किन स्रोतों या किन आधारों पर निकाला जाता है, या कितने निकाले आधारों पर, तो 3, तीनों का नाम आपके पास। देखिए शिक्षा में भी आए, देखिए प्रौढ़ शिक्षा, एक होता है प्रौढ़ साक्षरता, ठीक है ना, प्लस में सकल घरेलू नामांकन, और स्वास्थ्य यानी जीवन प्रत्याशा कि उच्चतर जीवन प्रत्याशा है, यानी कितना जीवन वो जी सकते हैं, स्वास्थ्य जितना स्वस्थ रहेंगे उतना ज़्यादा जिंदगी जिएंगे। संसाधन यानी क्रय शक्ति कि उसका पास पैसा कितने हैं, क्रय शक्ति क्या है उनके पास। ये सारी चीज़ों से HDI निकाला जाता है, इस बात को याद रखना। अब देखिए HDI में आपके बुक में क्या कहा, मैं बुक से थोड़ा पढ़ा दूँ, फिर अपने हिसाब से मैं इस रेंज को बताऊंगा। इसको रेंज है, ये किताब में आपका लिखा गया है, क्या लिखा गया जरा सुनिएगा, कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्र में निष्पादन के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है, और यह क्रम 0 से 1 के बीच में होता है। कितना से 0 के 1 बीच में, ये हो गया, ये जो आप देख रहे हो, ये स्केल देख रहे हो, ये स्कोर रेंज हो गया, इसको बोलते हैं स्कोर रेंज बोलते हैं। और इसमें ये इसको जो मापा जाता है 0 से लेकर 1 के बीच में देशों को नंबर दिया जाता है। देखिए 0 से लेकर 1.0 में एक ही होता है के बीच में देशों को नंबर दिया जाता है। किस आधार पर, तो इन 3 के आधार पर। कैसे, तो इनको मापने का एक गणितीय सूत्र है, आगे क्लास में आप पढ़ोगे। शिक्षा का 1/3, स्वास्थ्य का 1/3 और संसाधन का 1/3, कितना हो गया बताइए जरा। एक होगा, अरे 3/3 एक ही आएगा, 1, इसीलिए इसको क्या माना गया है, 0 से 1 के बीच में माना गया, ठीक है ना। अब इसमें भी इस कार्ड में देश जो आएंगे वो 4 प्रकार में देश आएंगे। एक आएंगे निम्न, जो 0 से लेकर 0.0 से 0.5 के बीच में रहेगा वो निम्न देश कहलाएंगे। जो 0.5 से 0.7 के बीच में आएगा वो मध्यम प्रकार के देश कहलाएंगे। जो 0.7 से 0.8 के बीच में रहेगा वो उच्च देश कहलाएंगे, माने उच्च मानव विकास वाले देश कहलाएंगे। और 0.8 से लेकर 1.0 यानी 1 के बीच में जो देश रहेंगे वो अति उच्च मानव विकास वाले देश कहलाएंगे। निम्न विकास वाले देश, मध्यम विकास वाले देश, उच्च मानव विकास वाले देश और अति उच्च मानव विकास वाले देश, यानी 4 कैटेगरी दी जाती है HDI के द्वारा देशों को, और इसको रेंज के आधार पर दी जाती है। और क्या लिखते हैं इस बात को देखिएगा कि मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचक अच्छा हो गया कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। यानी उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ क्या है कि लोगों के पास लंबी आयु होना चाहिए, अधिक स्वस्थ जीवन जीने का ज़्यादा अवसर होना चाहिए। प्रौढ़ साक्षरता दर और सकल नामांकन अनुपात, प्रौढ़ साक्षरता दर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ALR। और ये क्या हो गया, ये हो गया हम लोग का सकल क्या हो गया GER, ठीक है ना। ALR और GER में क्या होता है, ALR में क्या होता है, अरे अडल्ट लिटरेसी रेट यानी प्रौढ़ साक्षरता दर, और GER में क्या हो गया ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो यानी सकल नामांकन अनुपात जिसको बोलते हैं। ये 2 चीज़ के आधार पर निकाला जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये उसका मान बता दिया मैंने। अब यहाँ पर एक चीज़ यहाँ लिखा गया है कि इनमें से होता क्या है, क्यों कोई देश कम आते हैं, क्यों कोई देश अधिक आते हैं। तो सबसे पहला एक यहाँ उत्तर जाना चाहिए आपको, देखिएगा कि किसी देश के आय से मतलब इनकम से और क्षेत्रफल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बात सुनिएगा, किसी भी देश का ये HDI में ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा कमा लिया वो देश तो बहुत अच्छा बन गया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। या फिर इस देश का क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा, एरिया बहुत बड़ा है तो वो देश इस सबसे पहले नंबर पर आएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होती है। इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो फिर किससे फ़र्क पड़ता है, इनसे फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ होगी मतलब है या नहीं है। देखिए
यहाँ पर अगर देखा जाए तो नॉर्वे, नॉर्वे एक यूरोपियन कंट्री है, आप जानते हैं ये यूरोप देश का एक कंट्री है जो बहुत ही छोटा कंट्री है। ये देश देखो निम्न मना अच्छा नहीं है, मध्यम मना मीडियम साइज का, उच्च मना ठीक ठाक है मॉडरेट, और वो अति उच्च मना बहुत ज़्यादा हाई है। हमेशा से HDI के रैंकिंग स्कोर पर यानी स्कोर रेंज पर जो देश एक नंबर पर हमेशा से आता है वो आता है नॉर्वे। हमेशा से कौन आता है? नॉर्वे आता है, मतलब एक नंबर पर नॉर्वे आता है। टोटल देखिए 2008 ये जो रेंज देख रहे हो ये 2018 का रेंज है। 2018 में ये UNO ने मतलब UNDP ने इस स्कोर रेंज पर 189 देश, कितना टोटल 189 देशों का जो है स्कोर कार्ड निकाला, स्कोर रेंज निकाला, जिसमें से भारत, हम केवल भारत का देखेंगे, दूसरा का नहीं देखेंगे, केवल भारत का देखेंगे। तो भारत का क्या स्थिति था? तो भारत का 2018 में जो स्थिति था वह 130 नंबर पर था। 2000 प्रतिवर्ष निकाला जाता है। 2019 में 129 हो गया, मतलब अच्छा हो गया। और 2020 आया उसमें 131 हो गया, फिर खराब हो गया। मतलब ये चीज़ें जो होती हैं, ये चीज़ क्यों घटती बढ़ती है? क्योंकि ये घटती बढ़ती है तब घटती बढ़ती है। यहाँ देखिएगा ये हमेशा से एक नंबर पर क्यों है, तो यहाँ पर इसका कारण लिख दिए। ये है इसका कारण कि इस प्रकार के देशों में सामाजिक सेक्टर जैसे सामाजिक सेक्टर कौन हो गए? शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, ये सबों पर वहाँ की सरकार ज़्यादा खर्च करता है, ज़्यादा पैसा बर्बाद करता है, बर्बाद नहीं बोलेंगे, सदुपयोग करते हैं ये सब चीज़ों पर, शिक्षा पर और स्वास्थ्य पर, ठीक है ना। इसीलिए ये देश हमेशा UNDP के द्वारा निकाले गए HDI के रैंकिंग में सबसे ऊपर है, क्योंकि हमें HDI निकालने के लिए जरूरत क्या पड़ती है? शिक्षा और स्वास्थ्य का। सरकार कहाँ खर्च कर रही है? शिक्षा स्वास्थ्य पर, इसलिए तो आगे है। आज कहेंगे अगर हम कि अमेरिका का पुलिस, दुनिया के विश्व के सभी पुलिसों में अमेरिका का पुलिस, अमेरिका का मिलिट्री सबसे हाईएस्ट रैंक पर है, एक नंबर पर है। तो कारण क्या है कि अमेरिका सबसे ज़्यादा अगर खर्च करता है तो वो मिलिट्री पर ही सबसे ज़्यादा खर्च करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर मिलिट्री सही रहेगा, हम तो अंदर रहते हैं, मिलिट्री बाहर रहते हैं, अगर वो सही रहेंगे तो हम लोग आराम से सही रहेंगे, इसीलिए वो उस पर खर्चा करता है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। ये जो छोटा देश है, लेकिन इनका देखो, इनका आय, इनका क्षेत्रफल भारत से कहीं गुना कम है, लेकिन फिर भी देखो एक नंबर पर है। कारण वही है कि इन लोग को ये चीज़ का महत्व पता चल गया है, इसलिए ये चीज़ वहाँ पर ये सबसे एक नंबर पे है और आगे भी हमेशा रहते यही आया है ना। दूसरा क्या है कि यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव अस्थिरता से स्वतंत्र होते हैं, मतलब यहाँ पर कोई पॉलिटिशियन, कोई पॉलिटिक्सबाजी नहीं होती, कोई झगड़ा झंझट कुछ नहीं होता है, हमेशा सब कुछ शांत रहता है, अपने अपने काम से सबको मतलब रहता है, इसलिए यहाँ पर सबसे ज़्यादा चीज़ें आगे बढ़ती है। बस यही इसका आंसर था। दूसरा देखिए, यहाँ पर मैंने कहा कि आय और क्षेत्रफल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप बताओ श्रीलंका जो हमारा पड़ोसी देश है, श्रीलंका का इनकम भारत के इनकम से ज़्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल से ज़्यादा है क्या? बिल्कुल नहीं है। श्रीलंका का मार्केट भारत का मार्केट ज़्यादा बड़ा है क्या? बिल्कुल नहीं है। फिर भी देखिए भारत है मध्यम में और उच्च में है श्रीलंका, ये मीडियम में है, जबकि हाई में कौन है? श्रीलंका। अच्छा कौन है? श्रीलंका अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि इसका मतलब फिर से वही आया कि ये चीज़ जो है ना, इनकी तुलना में, भारत की तुलना में श्रीलंका में ये चीज़ अच्छा है, इसीलिए ये भारत से आगे निकला है। अब एक नाइजर ये अफ्रीकन कंट्री है नाइजर। यहाँ पर क्या होते हैं? ये सबसे कम क्यों आते हैं? क्योंकि सबसे फालतू है, निम्न में है, सबसे इसमें मैंने ये 189 नंबर पर है। क्यों है 180 में 180 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर राजनीतिक उपद्रव, हमेशा पॉलिटिकबाजी होते रहते हैं, झगड़ा झंझट होते रहते हैं, और झगड़ा झंझट होंगे तो समाज स्थिर रहेगा नहीं, अस्थिरता हमेशा कायम रहती है। साथ में यहाँ पर ये आप जानते हैं अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर हमेशा दलदल रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस कारण से वो हमेशा वहाँ पर बीमारियाँ, अकाल बीमारियाँ जो आते रहती हैं, तो वहाँ पर आर्थिक विकास क्या होगा? धीमा होगा, स्लो होगा। अकाल बीमारी हमेशा जो लोग परेशान रहेंगे तो आर्थिक विकास, पैसा कहाँ से कमाएंगे? सब विकास धीमा होगा। और साथ में सामाजिक सेवाओं में ये लोग खर्चा तो करते हैं, लेकिन कैसा खर्चा करते हैं? आवश्यक खर्चा। आवश्यक खर्चा का मतलब होता है क्या? यहाँ देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर खर्चा करता, अधिक खर्चा करता, लेकिन यहाँ पर लिखा खर्चा तो ये कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, लेकिन लोग आवश्यक कर रहे हैं। आवश्यक का मतलब होता है जितना जरूरी है उतना ही खर्चा, उससे अधिक 1 रुपया फालतू खर्चा लोग नहीं करता है। मतलब जितना जरूरी है उतना ही खर्चा करते हैं, है ना। कभी कभी तो खर्चा बहुत ही और ज़्यादा घटा देते हैं कि वो लोग फालतू खर्चा नहीं करते हैं, इसलिए ये लोग जो होते हैं निम्न में आते हैं। तो ये स्कोर कार्ड था, मैंने आपको बता दिया कैसे किसको नापते हैं। स्कोर कार्ड में यानी HDI के, यानी UNDP के द्वारा निकाला गया HDI के स्कोर रेंज पर देशों का कैटेगरी क्या है? 4 कैटेगरी है। किसी देश को निम्न कहा जा सकता है, निम्न मानव विकास वाले देश,
किसी को मध्यम मानव विकास वाला देश, किसी को उच्च मानव विकास वाला देश, किसी को अति उच्च मानव विकास वाले देश कहते हैं। उच्च और सबका पॉइंट याद रख लीजिएगा। और ये जो नाम लिख दिए आपको ना, ये किताब आपको दिया हुआ है, इसे मैं लिख दिया हूँ कि कौन कितने नंबर पर है। मध्यम में कौन आते हैं, यहाँ पर इंडिया। निम्न में कौन आते हैं, 9 से निम्न, 9 से नाइजर, याद रखना। उच्च में श्रीलंका है और अति उच्च में नॉर्वे है। तो यहाँ पर एक चीज़ फिर क्लियर रहता हूँ कि कमाई से यानी आय से और क्षेत्रफल से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता तो सिर्फ इससे पड़ता है। बस ये था आपका पूरा मानव विकास का मापक सूचक कि कैसे मानव विकास को मापते कैसे हैं एचडीआई। ये अब इसको जरा देख लीजिएगा। वो तो हो गया एचडीआई का। एचपीआई देख लीजिए। एचपीआई क्या है? एचपीआई का मतलब होता है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स मतलब मानव गरीबी सूचकांक। इसको क्या बोलते हैं? मानव गरीबी सूचकांक बोलते हैं। इस पर क्या मापते हैं कि मानव विकास में इसमें कमी मापते हैं। देखिए एचडीआई का उल्टा है। एचडीआई में मानव विकास की वृद्धि को मापते हैं। याद रखना, एचडीआई में मानव विकास के वृद्धि को मापा जाता है, जबकि एचपीआई में मानव विकास की कमी को मापा जाता है। हो गया। दूसरी बात, बिना आय वाला माप है ये। बिना आय वाला माप है ये, जबकि वो आय वाला माप है। किसमें कितना कौन आय हुआ है, ये बिना आय वाला माप है। तो एचपीआई और एचडीआई में यही ज्यादा अंतर है, दूसरा कोई अंतर नहीं है। हाँ, एचपीआई का नाम अभी चेंज हो गया है, इसको एमपीआई कहा जाता है। अभी वर्तमान में इसको एचपीआई नहीं बल्कि एमपीआई कहा जाता है। एमपीआई में होता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है। बस ये अंतर था, मैंने आपको बता दिया। इसके आगे चलते हैं। किसी कुछ